रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम इस चर्चा को करेंगे। आज हमारे साथ स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की चेयरपर्सन, नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड वीमेन की डायरेक्टर शालिनी खन्ना मैम है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली में ये सेंटर रन करती हैं। जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए बता दूं कि एक लंबे अरसे से, कई डेकेड से मैम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रही हैं और इस कम्युनिटी का बहुत फेमस चेहरा है। शालिनी मैम, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश, आपकी इतनी अच्छी भूमिका और इंट्रोडक्शन का भी बहुत धन्यवाद। लंबा अरसा हो गया, लास्ट टाइम हमने शो किया था तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, लेकिन वो शो और वो सब जो हमने कहा था वो प्रैक्टिकली होता हुआ दिख रहा है। और अब बहुत सारे जो लोग उस टाइम पे हमें गालियां दे रहे थे, जहाँ विरोध में थे, आज वो कह रहे हैं कि यू हिट द नेल एट दैट टाइम। और बहुत सारे लोगों ने अपोलोजाइज किया उसके बाद। चलिए, हम तो बात सच कह रहे थे, लोगों को थोड़ा दुख पहुंच रहा था क्योंकि वो सुनने में भी बुरी लग रही थी, क्योंकि वो बुरी थी बात। जी, तो आपको मुबारकबाद। पहले तो आप स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की चेयरपर्सन बनी हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स नैब अचीव कर रहा है। इंडिविजुअल तौर पे भी आप कर रही हैं। 100 जो स्ट्रॉन्ग वीमेंस हैं उसमें आपका नाम आया। तो कैसे देखती हैं आप इस जर्नी को? अब तो मैंने शायद 27 साल हो गए मुझे डिसेबिलिटी के फील्ड से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक कनेक्शन करना चाहूंगी। स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उस फोरम का नाम, और जिसकी मैं चेयरपर्सन बनी हूँ। इंडिया में 38 स्किल काउंसिल्स होते हैं और ये जो एक काउंसिल है आज से 6-7 साल पहले बनाया गया था। इट कट्स अक्रॉस ऑल द 38 काउंसिल्स। तो किसी भी काउंसिल पे जाकर ये स्किल काउंसिल ट्रेनिंग को सर्टिफाई करा लेता है। तो ये उसका पूरा नाम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी लंबी जर्नी रही। येस, आई हैव बीन अवॉर्डेड अमंग्स्ट द टॉप 75 वुमेन ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय नीति आयोग लास्ट टू लास्ट ईयर। और ऑफ कोर्स खुशी होती है जब आपके काम को इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलती है राष्ट्रीय तौर पे। उस साल बहुत सारे अवार्ड्स मिले, राष्ट्रदूत का अवार्ड मिला। लंबी जर्नी है, बट मैं ये भी कहूंगी कि फील्ड में बड़े सारे चेंजेस भी आए हैं और बहुत तरह के आयाम भी खुले हैं, जिसकी बड़ी खुशी भी होती है। बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सड़क अभी बड़ी लंबी है। तो ये जो अवार्ड्स हैं, ये जितने अवार्ड्स मिलते हैं साथ ही साथ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाती हैं। बिल्कुल। तो do you feel extra pressure or does it give you energy to go on and on? Both of it. Thank you for asking the question. बिल्कुल प्रेशर फील होता है मुझे। मैं जब से स्किल काउंसिल की चेयरपर्सन बनी हूँ और जिन भी फोरम्स पे जाती हूँ, लोग कहते हैं अब आप आ गई हैं, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्किल काउंसिल और एक्टिव हो। तो मुझे डेफिनेटली प्रेशर फील होता है। मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि अब काम ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। और डेफिनेटली आपको जब अथॉरिटी मिलती है तो कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं जो अदरवाइज आपके लिए बैरियर्स होते हैं। आपकी एक इमेज, आपको मालूम है कि आपकी एक इमेज लेडी डॉन वाली भी है डिसेबिलिटी सेक्टर में, बच्चों के बीच में। अच्छा, कि अगर कुछ गलत होगा तो वो चिल्लाएंगी। अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में कुछ गलत हुआ, लोग ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शी इज वन हु विल स्टैंड फॉर अस। आई एम सो हैप्पी ऑन दैट। मैं चाहती हूँ ये इमेज बनी रहे। ऐसा नहीं है कि और इमेजेस नहीं है, बड़े बदनाम भी करते हैं लोग, लेकिन देखिए बहुत कम आवाजें हैं जो ब्लाइंड विमेन के लिए उठती हैं। और मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे पता है डिसेबिलिटी ये जो शब्द है अब तो कॉर्पोरेट में भी बड़ा कॉमन हो गया है ना। डाइवर्सिटी में इंक्लूड होने लगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, दीज टर्म्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड दे आर द इन वर्ड्स दीज डेज। बट आज भी मुझे लगता है विद इन डिसेबिलिटी फील्ड बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। बिकॉज जब ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम जॉब्स लेने जाते हैं, नए दरवाजे खड़खड़ाते हैं या नई तरह की स्किल्स की बात करते हैं, तो आज भी बहुत सारी
दरवाजे बंद ही मिलते हैं और आज भी वो ऑप्शन लोगों को नहीं लेना है। एवरीबडी वांट्स अ लिटिल ईजियर जॉब और उन्हें लगता है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है वर्क प्लेस पे और उससे डील करने के लिए ओपन नहीं होते। तो वहाँ आवाज उठानी बहुत जरूरी है, नहीं उठाएंगे तो और बहुत साल लग जाएंगे इस एंट्री के लिए हमें। ये स्किल तो काउंसिल क्या है? दिस स्किल काउंसिल, जैसा कि मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था, स्किल काउंसिल्स 38 स्किल काउंसिल्स हैं इंडिया में। ये क्या करते हैं, हर एक क्षेत्र, हर एक इंडस्ट्री में अगर कोई भी ट्रेनिंग है जो कि डिग्री नहीं है या इवन प्रॉपर डिप्लोमा नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जितने भी हैं उनकी सर्टिफिकेशन कराता है। तो सर्टिफिकेशन की समझ लीजिए एक सेकंड अथॉरिटी है। एनसीईवीटी एक्चुअली एक अथॉरिटी है हमारे देश में, अब ये नया सब है और एनसीईवीटी के अंडर ही आ जाते हैं स्किल काउंसिल। तो हमारा स्किल काउंसिल भी उसी में आता है। और अगर कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर माने कोई भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर इन ट्रेनिंग्स में से ट्रेनिंग चुनते हैं और उस मापदंड पे पूरे उतरते हैं जो उन्होंने बना रखे हैं, तो वो ट्रेनिंग पार्टनर की तरह जुड़ सकते हैं साथ में स्किल काउंसिल के, और फिर उन्हें स्किल काउंसिल से सपोर्ट मिलता है उस ट्रेनिंग को रन करने का। लेकिन तो उसके हमारी एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोर्सेज रन करती हैं, वो अपनी इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देती हैं। जब वो एग्जामिनेशन में बच्चे जाते हैं, जब वो सर्टिफिकेट देते हैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ये स्किल काउंसिल से अब सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो क्या बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो हमारे नॉन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां से भी आवेदन आ रहे हैं अब आपको? आवेदन डेफिनेटली आ रहे होते हैं। देखिए, एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो गाइडलाइंस होती हैं उन पे पूरा उतरना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो गाइडलाइंस लोगों ने अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है, और अगर वो वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्हें जरूर मिल जाएंगी। गाइडलाइंस पढ़िए, उसके लिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करिए, और फिर ट्रेनिंग्स बहुत सारी ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुकी हैं, चुनी जा चुकी हैं, उनमें से आप चुन सकते हैं। यदि आप कोई ऐसी ट्रेनिंग करा रहे हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, पहले मैं बता दूं कि कोई भी ट्रेनिंग तब हम सर्टिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं अगर उसकी प्लेसमेंट्स हो रही होती हैं। अगर उसकी प्लेसमेंट्स का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, वो ट्रेनिंग्स नहीं सर्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर उसके प्लेसमेंट्स हैं तो फिर आप अगर उसमें नहीं भी है लिस्ट में वो ट्रेनिंग, तो आप नया भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके लिए थोड़ा काम ज्यादा लंबा होता है, प्रॉपर एक करिकुलम बनता है और फिर वो अडॉप्ट किया जाता है पूरे देश के लिए, केवल एक संस्था के लिए नहीं। तो डिसेबिलिटी मुझे सेक्टर मालूम से एक्टिव हैं, या अभी आपको लग रहा है कि मतलब काम है, होना मुझे जरूरी लगता है नॉलेज कम है लोगों को, क्योंकि स्किल काउंसिल ही सक्रिय अभी मतलब बना ही 6-7 साल पहले था, और फिर ट्रेनिंग्स को एक्सेप्ट करा के उन्हें दूसरे स्किल काउंसिल से अप्रूव कराने में वक्त लग जाता है। मैं गवर्निंग काउंसिल में तो इंसेप्शन से हूँ, जब शुरू हुआ था तब से हूँ। लेकिन अब जो पिछले 2-3 साल से थोड़ी सी ज्यादा सक्रियता आई है, जब से ट्रेनिंग्स अब अडॉप्ट होने लगी और लोग ट्रेनिंग पार्टनर बनने लगे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सिवियर डिसेबिलिटीज वाली भी ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो ज्यादा जानकारी ले पाएंगे, अगर वो करना चाहते हैं। अगर आपको वाकई में प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग को चलाना है तो अब सर्टिफिकेशन पॉसिबल। नैब सेंटर के अपने कोर्सेज सर्टिफाइड हैं? हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कोर्स जो है वो सर्टिफाइड है, और हम ही ने उसका पायलट रन किया था स्किल काउंसिल के लिए, और उसको प्रॉपर करिकुलम को सर्टिफाई कराया गया। हमारा तो पैकेजिंग कोर्स भी एक सर्टिफाइड है, और हमारा एक असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट कोर्स सर्टिफाइड है। अब हमने एक अप्लाई कर रखा है डिस्कवरिंग हैंड्स, जो कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का कोर्स है, और वो बहुत नया है पूरे भारत के लिए, एशिया के लिए। एशिया में और कोई संस्था नहीं है। हमारा एक ट्रेनिंग पार्टनर एनेबल भी है जिसको हमने ये कोर्स दिया है। ये जर्मनी से कोर्स आया है और वहाँ की रिहैबिलिटेशन काउंसिल से सर्टिफाइड है, इसलिए थोड़ा आसान है उसको अडॉप्शन। लेकिन फिर भी जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा होता है। कोर्स को प्रॉपर गाइडलाइंस में सेट करना पड़ता है, उसका पूरा करिकुलम बनाना होता है इंडिया के हिसाब से, और फिर आप उसे सर्टिफाई करा सकते हैं। और क्योंकि अब हमारी प्लेसमेंट्स जो है वो प्रूवन है, ये 3रा-4था साल है, तो अब वो लोग इस प्रोसेस में है। सो दैट्स वर्क अंडर प्रोसेस। और कैफे ट्रेनिंग, क्योंकि अब हम कैफे में प्लेस करने लगे, और कैफे ट्रेनिंग तो हमने लास्ट ईयर ही चालू किया था। कैफे ही नया खोला, ब्लाइंड बेक,
अब बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत दुनिया यूट्यूबर्स आकर उसके ऊपर बनाने लगी फिल्में, और हमें यूट्यूब पे हम जाते हैं, हमें नई नई फिल्में देखने को मिलती हैं हमारे कैफे पे। तो ग्रेट। उसका अब हमारा नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट प्लान इन एक्शन कि हम उसको भी अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट ब्लाइंड बेक 1 दिसंबर से ताज में कैफेटेरिया खोल रहा है, और भी हमारे पास बहुत जगह से अप्रिसिएशन है कि लोग अपने अपने ऑफिसेज में चाहते हैं कि ब्लाइंड बेक खुले, तो उसको फिर हम अप्लाई करेंगे अब ये थोड़े तीनों दिनों। बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं तीनों पे आता हूँ। एक दो सवाल मेरे जो काउंसिल को लेके एक और पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन है, ये सिर्फ जिनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं को ही सर्टिफिकेशन मिलती है, या जो लोग ऑनलाइन भी कोर्सेज करवाते हैं उनके लिए भी स्किल काउंसिल ओपन है? और दूसरा सवाल, जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई हैं, जो आप जानती हैं, खास तौर पे इन द सेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड सेक्टर, तो क्या आप रीच आउट कर रही हैं उन लोगों को कि आप करवाएं अपना भी ये? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हाँ, अभी तक जो फिजिकली एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ही उनके कोर्सेज सर्टिफाई हो रहे हैं, लेकिन डोर्स क्लोज किसी के लिए भी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने सुना है, ऑनलाइन कोर्सेज भी चला रहे हैं, तो अप्लाई करें। और अगर कोर्स नहीं है लिस्ट में, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम नया कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एज आई सेड, टेकर्स होने चाहिए, प्लेसमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, देन वी आर वेरी ओपन। ग्रेट। अब आते हैं आपके तीनों प्रोजेक्ट्स पे एक एक करके। सबसे पहले हम कैफे की बात करते हैं, ये ताज में भी खुल रहा है, तो इसके बारे में हमें बताएं कि ये आइडिया कैसे आपके मन में आया, कैसे इसकी मार्केटिंग हुई, कितने लोगों को आप प्लेस कर चुकी हैं, क्या लोगों का फीडबैक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो नए लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल दानिश। तो कैफे की बिगिनिंग अगर आप मुझसे पूछें इस थॉट की, सेंटर के साथ साथ ही आई थी मेरे मन में। जब मैंने सेंटर खोला था 2002 में, कैफे तो नहीं था दिमाग में बिल्कुल भी। तब ये थॉट था कि हर ब्लाइंड लड़की को कुकिंग आ जानी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत घरों में लड़कियों को बहुत निर्भर देखा था। मेरे पास बहुत कहानियां हैं जहां मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि मैंने ब्लाइंड लड़कियों को शादी में एज अ गिफ्ट जाते देखा अपनी साइटेड सिस्टर के साथ, लाइक अ ट्रूजो, जैसे दहेज में एक लड़की दे दी कि अभी इसका समझ में नहीं आ रहा करें क्या, तो वो साइटेड सिस्टर के साथ शादी कर दी गई, एक ही आदमी से, दो लड़कियों की। और फिर वो वहां पर बैठी है सारा सारा दिन, खेती करने जा रही है उसकी बहन और जीजा दोनों। और मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि पूरा दिन वो इंतजार करती है बैठ के, उसको चाय तक नहीं बनानी आती कि आएंगे तो फिर मैं कुछ खाऊंगी। एक ये बात। दूसरी ये बात कि कुकिंग नहीं आती थी जब बिल्कुल भी ब्लाइंड लड़कियों को, आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, बहुत कम बच्चे सीख पाते थे, तो शादी के लिए कंसिडर नहीं की जाती थी, बिकॉज कहीं एक इमेज थी दिमाग में कि जो औरत किचन रन कर सकती है वही घर चला सकती। तो ये मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। आई नो आज वक्त बदल रहे हैं, और तब मुझे ये बात बुरी लगती थी कि इसे काम में इतनी डिपेंडेंट क्यों मानी जाए ब्लाइंड लड़की। तो हमने जब सेंटर शुरू किया था, ये पहली ट्रेनिंग मैंडेटरी थी कि सबको कुकिंग तो सीखनी ही पड़े। शुरू में बहुत दुख भी होता था ब्लाइंड लड़कियों को, बिकॉज आदत नहीं थी, कभी कोई सिखा नहीं रहा था इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ लड़कियां कुकिंग में बहुत बढ़िया काम करने लगी थी, और हम फिर उस पर स्टाइपेंड देते थे कि अगर आप बहुत अच्छे हो गए, आप हमारी जो कुकिंग है मेन, उसके अंदर भी आके कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको उसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा, सेंटर की जो कुकिंग होती थी। एंड गर्ल्स यूज्ड टू डू दैट। कुछ लड़कियां ऐसी थी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उन्हें लगता था मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो वो लोग भी खाना बनाने में बहुत सक्षम हो जाती थी। तो ऐसी ही लड़कियों के साथ, 2-3 लड़कियों के साथ, आज से कुछ 6 साल पहले, हमें उनके लिए कुछ और करियर नहीं समझ आ रहा था, तो हमें लगा हम अपने यहाँ कैंटीन क्यों नहीं खोलते। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अगर खाना नहीं है खाने का मन आपका जो सेंटर में बना है, तो इवन जो स्टाफ है वो कहाँ से और ले सकता है। तो उसके लिए हमने ऐसे ही इन हाउस एक छोटी सी कैंटीन शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वो बहुत अच्छी चलाने लगी थी लड़कियां। फिर हम उन्हें कस्टमर हैंडलिंग भी सिखाने लगे, क्लीनिंग सिखाने लगे कि अपने कैंटीन को साफ रखना है। और वहीं से ये थॉट आ रहा था कि ये एक वोकेशन बन सकता है। और फिर जब फिर कोविड आया, और कोविड में बहुत कुछ बंद हो रहा था और जॉब्स जा रही थी, एंटरप्राइजेस की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी, तब
एक लड़की थी नेपाल से, वो अप्लाई कर रही थी कि मैंने सुना आप कैंटीन चलाना सिखाते हैं, तो मुझे सीखना है और मुझे नेपाल में आके खोलना है। तो वो स्पेशली यही काम सीखने के लिए आई थी। और तब हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और पब्लिक किया जाए, इनको पब्लिक हैंडलिंग भी सिखाई जाए। और आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड ने तब मुझे ये आइडिया दिया कि तुम बाहर लॉन को इस्तेमाल करो, कोविड में अभी 2 साल कुछ नहीं हो रहा, व्हाई डोंट बी ट्राई ओपनिंग अ कैफे हियर, यू नो, जहाँ ब्लाइंड गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा एंटरप्राइज है, एक ट्रायल है, एंड हमारे पास स्पेस है तो लॉन की, व्हाई डोंट बी ट्राई। एंड नवंबर 2021 में हमने इसको थोड़े से छोटे से तौर पे शुरू किया, लेकिन 22 मिड के बाद तो ये फॉर्मलाइज हो गया ब्लाइंड बेक, और बहुत अच्छा चलने लगा। बेकरी जिसके लिए हमने बहुत बार जॉब मैपिंग की थी होटल्स में जाके कि ब्लाइंड गर्ल्स के लिए जॉब्स हो सकती हैं ये, लेकिन होटल्स वाले ओपन नहीं होते थे, बोलते थे नहीं ये बड़ा अनसेफ काम है, ये नहीं कर सकती। लेकिन हमने जो देखा है दानिश, ब्लाइंड गर्ल्स से ज्यादा अच्छी बेकरी कोई नहीं कर सकती। आप जो केक्स हमारे यहाँ खाएंगे, आज ताज होटल के लोग बोल रहे हैं ये हमसे बेहतर केक्स हैं, बिकॉज उनकी जो एस्टिमेशन है, जो मेजरमेंट्स हैं, उसमें एरर बहुत कम आता है। वो मेजरमेंट्स के हिसाब से चलती हैं, अंदाजे नहीं लगाती। और फिर तो अब तो बहुत अच्छा चलने लगा। तब 2 लड़कियों के साथ चलाया था हमने, 3 के साथ, अब तो 6-7 है। और जगह जगह NHFDC के एग्जीबिशंस में ब्लाइंड बेक जाता है तो अवार्ड्स लेके आता है कि ये कुछ नया है। बहुत लोग आते हैं सेंटर में, कभी कभी कैफे फुल जाता है, जगह हमें नहीं मिलती। और ताज के लोग भी ऐसे ही एक वॉलंटरी इंडक्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने हमारा फूड टेस्ट किया और हमसे कहा आप हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा देते, हमारे स्टाफ के लिए कैफे लगाइए। 800 का स्टाफ है उनका, वॉक इन, एंड वी फेल्ट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि अभी भी बहुत होटल्स को डर लग रहा था उन्हें प्लेस करने के लिए कि ये कैसे किचन में काम करेंगी, नाइफ से कट जाएगा। हम उन्हें कितना भी समझाते रहे कि इनसे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता कोई, वो अपनी रक्षा खुद करती हैं। साथ साथ उन्हें तरीके सिखाए जाते हैं, उनके अवन्स पे, उनकी मशीन्स पे हमने छोटे छोटे एक्सेसिबल मार्क्स लगा दिए, जिससे कि सारी मशीनें एक्सेसिबल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अवन में हम उसके लीवर पे हमने बिंदियां लगा दी जगह जगह कि आपको टेम्परेचर पता लग जाए और आप इस पे सेट करेंगे, और जब वो घूम के पूरा खत्म हो जाता है टाइम, तो आवाज करता है, उसे पता होता है मेरे केक्स बन गए, मेरे बिस्किट्स बन गए हैं। कॉफी मशीन भी सिमिलरली, वी हैव मेड सच एक्सेसिबल चेंजेस टू इट, एंड हार्डली एनीथिंग स्ट्रक्चरली कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, बट थोड़ा सा संवेदनशीलता चाहिए थी। और एंड दे आर एबल टू मेक अमेजिंग पिज्जाज। कभी आइए आप, हौस्काज एनक्लेव में खाना बहुत मशहूर है, ये बहुत अच्छा बनाती हैं। जनरल खाना नहीं मिलेगा आपको, बट पिज्जाज, पास्ताज, केक्स एंड बेकरी एंड तो कितने कैफे हैं अभी इंडिया में? अब 2 हो जाएंगे। ये सिर्फ ब्लाइंड बेक हौस्काज में है अभी एक, और एक ताज में होगा, और इसके बाद हमारे पास है अभी इनविटेशंस बहुत सारे, लेकिन ताज का कैफे के सक्सेस के बाद हम और मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे प्रेमाइस के बाहर जाकर नए माहौल में काम करने का ये एक्सपीरियंस हम एग्जीबिशंस में ले चुके हैं बहुत बार, लेकिन अब एक सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो में A to Z सारा काम विजुअली इम्प्रेट करते हैं। परफेक्ट A to Z सारा काम, चाहे वो बेकरी की प्रेपरेशन हो, चाहे वो ब्रेड रोल्स की प्रेपरेशन हो, बर्गर्स की प्रेपरेशन हो, एवरीथिंग। आई हैव 1 साइटेड सुपरवाइजर एंड रेस्ट 4-5 ऑफ देम आर ऑल विजुअली इम्पेयर्ड। तो लोगों का क्या फीडबैक है? कॉस्ट सेम है मार्केट के रेट पे या थोड़ी ज्यादा है? कैसे रखा है टेम्पर की कॉस्ट कम है, हमारे मेन्यू कार्ड में कॉस्ट कम है, बिकॉज हम शुरू में ट्रायल कर रहे थे, राइट? तो हमें भी नहीं आइडिया था कि कैसे होगा, लेकिन लोगों ने हमें कहा ये बहुत कम प्राइस है, इसको बढ़ाइए। तो हमने इस साल तो मार्केटिंग कैसे होती है कि लोग आए वहां पे? ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग है? स्प्रेड ऑफ, यस, इट वाज स्प्रेड ऑफ माउथ की अच्छा है। दूसरा, हम अपने आसपास की कॉलोनीज में व्हाट्सएप पे हमने इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू की थी, और बाकी तो सब लोगों के जरिए, जो हमारे विजिटर्स आते थे, बहुत वॉलंटियर आते थे, उनके जरिए, फिर आसपास की कॉलोनीज से आने लगे। फिर हमारे लोगों ने थोड़े आसपास के ऑफिसेज में जाकर थोड़ी मार्केटिंग की, उनको मेन्यू कार्ड्स दिए कि आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर, एज आई सेड, फॉर्मलाइज ये लास्ट ईयर के मिड में हुआ, ऑर्डर्स आने लगे, पिज्जाज बहुत ऑर्डर होते थे। तो ये फिर जोमेटो पे डाला, उस वगैरह पे भी डाला आपने? बिल्कुल, इट्स ऑन जोमेटो ऑल्सो। फिर उससे बढ़ता गया धीरे धीरे,
अच्छा है स्लो बढ़ता गया, बिकॉज हम भी ट्रायल कर रहे थे, राइट। एकदम से बर्डन हम ब्लाइंड गर्ल्स के ऊपर नहीं डाल सकते थे बहुत सारा, जब तक हमारे प्रोसेसेस सारे के सारे प्लेस में नहीं आ गए. बट नाउ देयर इज अ सिस्टम, एंड नाउ एज आई सेड वी गो फुल आल्सो मेनी तो टाइम्स. क्या माइंड में गोल है कि कितना नंबर तक पहुंचना है आपको? आई फील हर स्टेट में ब्लाइंड बेक हो, हर राज्य में बच्चे खोलने को तैयार हों, ऐसी लड़कियां एंटरप्रेन्योर्स मुझे मिल जाएं, ब्लाइंड गर्ल्स जो सीखें और खोलने को तैयार हों. आई विल बी सो हैप्पी, बिकॉज ब्लाइंड बेक का उद्देश्य केवल कैफे में आपको खाना देना नहीं है. सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप आके जब देखते हैं कि tables have turned, these girls are providing me food now, it's not that a blind person is only taking the food from me. अब तक वो इमेज है ना, हम फीड करें. अब मैं वो इमेज बदलना चाहती हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें उन्हें करने में इनेबिलिटी है. एंड प्लीज let's turn the tables also, let's put them behind the service table also, and people should be happy to support disabled people through enterprises also. So I will be very happy कि हर स्टेट, हर सिटी में एक ब्लाइंड बेक खुले जिसमें उस शहर की ब्लाइंड गर्ल्स फोरफ्रंट पे आए. तो ट्रेनिंग भी देती हैं इसके लिए? क्योंकि मतलब एक तो हो गई बिजनेस ट्रेनिंग, एक उससे पहले उनको बेकिंग की ट्रेनिंग भी चाहिए, कैसे चीजों को एक्सेसिबल भी बनाना है. तो एडवांस कुकिंग, बेकिंग, गैजेट्स में कैसे काम करना है, कितनी क्लीनलीनेस से काम करना है, कितने प्रोफेशनलिज्म से काम करना है, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है. और कितनी देर का कोर्स है ये और कब शुरू होता है? कैसे लोग इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 4 से 5 महीने का कोर्स है. फिलहाल हम जैसे सीट्स खोलते हैं हर 4 महीने में, तो कैफे के लिए भी खुलती हैं, बिकॉज हॉस्टल की सीटें साथ साथ खोलने की जरूरत ज्यादा हो जाती है. अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आप हमें कभी भी आके अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट पॉसिबल डेट बता देंगे. हर 3 महीने में कोर्स ओपन हो जाता है. जनवरी से आप काउंट करें तो एवरी 3 months वी ओपन द सीट्स. कितने लोग होते हैं एक बैच? एक बैच में 4 से ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत पर्सनलाइज ट्रेनिंग देनी होती है. तो 4 लड़कियों के लिए एक टाइम पे खुलता है. इज इट पेड और फ्री? राइट नाउ इट इज फ्री. इनफैक्ट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको स्टाइपेंड्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए. अगर आपको बेसिक कुकिंग नहीं आती है तो पहले आप बेसिक कुकिंग सीखेंगे, उसमें आपको 2 महीने लगेंगे, और फिर आप एडवांस कुकिंग में आएंगे, फिर बेकरी में आएंगे. बिकॉज अगर आपको चाय भी बनानी नहीं आती है, गैस नहीं जलानी आती है, उबालना नहीं आता है, तो फिर तो बड़ा टाइम लगेगा. बिकॉज देन टू ब्रिंग यू ऑन फ्राइंग इन द फ्रायर्स, फ्रेंच फ्राइज को आप प्रोफेशनल फ्रायर्स में कैसे करेंगे या बर्गर्स कैसे बनाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा. सो यू हैव टू हैव द बेसिक कुकिंग आइडिया. अगर वो नहीं आती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. वो 2 महीने का कोर्स है. बेसिक कुकिंग ज्वाइन करिए, उसके बाद आप एडवांस बेकिंग या कुकिंग में जा सकते हैं. That's amazing, right? सुनने में बहुत मजा आ रहा है और मुंह में तो पानी आ ही रहा है जैसे जैसे आप चीजें बोल रहे हैं. बहुत सारे यूट्यूबर हैं. हमारे मेन्यू पे डेफिनेटली आई नीड टू. We have Mexican food on the menu. We have tacos, we have nachos, bean salads, and we have cakes, which are amazing. And we are very thankful to all the chefs. एक culinary federation of India है, जिसमें सबसे head chefs उसके members होते हैं hotels के. वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इसकी trainings में बीच बीच में आकर specialized trainings देते हैं. Taj is now ready to give us a whole, course in it. So we are very thankful also to these organizations. This is very interesting and I will definitely come. तो Yes, आना ही पड़ेगा अब तो. तो ये जो ताज है, जो जैसे हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, तो क्या sufficient अर्निंग इसमें कर सकता है? जैसे अब हम ये बेकरी लगाएंगे कहीं और, सो ब्लाइंड बेक्स के कैफे में सैलरी स्टार्ट हम करते हैं करीबन 13-14 हजार से. स्टाइपेंड्स शुरू हो जाते हैं 3 से 4 हजार से सेकेंड मंथ से. डिपेंड्स आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप कितने वेल ट्रेन्ड हैं, जैसे हर ट्रेनिंग में होता है. और 3-4 महीने के बाद हमारी कोशिश होती है कि आप 13-14,000 पे स्टार्ट कर दें, और उसके बाद तो एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स आप कितने अच्छे शेफ बनते जा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से आप 6 से 7 महीने में 20,000 आराम से कमा सकते हैं. तो ताज में जो है वो नैब ओन करता है, राइट? जो लोग काम करेंगे यस, अभी हम रन करेंगे. हम बाद में एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो दूसरे शहरों में अगर लड़कियां चलाना चाहती हैं
तो हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग लेके और फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं। टाइमिंग क्या है आपके कैफे की? सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे। 11 से 8। ग्रेट। इसी तरह का ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और इससे एनकरेजमेंट मिलेगी ना सिर्फ कुकिंग करने की लोगों को, बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने की और कुछ Excellent. डिफरेंट करने की। और ये खाने पीने का बिजनेस तो आजकल इतना है कि आप लाखों कमा सकते हैं। Absolutely. तो आपके पास जगह नहीं है तो आप एक छोटा सा वेंडर कार्ट खोल सकते हैं, मतलब सिर्फ 2-3 डिशेस, सारी ना भी आप चलाएं, मतलब 50 चीजें ना खोलें और सिर्फ 3-4 के साथ भी आप बहुत बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, जैसे कई लोगों ने सिर्फ रोल ही रखे होते हैं कि भाई मैंने रोल ही रखने हैं, मैंने पैटीज ही रखनी है, तो 2 आप शुरू कर सकते हैं थोड़े से। आप एक कॉफी मशीन से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ कि आपके पास सिर्फ कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, सूप्स मिलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से चल जाता है। एक छोटे से कॉर्नर में कैसे हॉट टी शॉप्स चल जाती हैं शुरू में और फिर धीरे धीरे छोटा छोटा ढाबा बनता है और कैफे बन जाता है। यू हैव टू जस्ट हैव दैट करेज एंड एनर्जी इन योरसेल्फ टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। राइट। अब आते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो ये क्या है, बहुत देर से हम सुन रहे हैं, एक लंबे अरसे से सुन रहे हैं। तो आपने भी पहले भी मुझे बताया था, तो ये आपने बताया कि अब ये एक्टिव हो गया है, बट तो कस्टमर केयर स्पीकिंग I'll tell you what it is. So it's कॉल सेंटर, सब सुनते हैं वर्ड्स, है ना। उसका एक ये कोलोकियल टर्म होता है कॉल सेंटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, लेकिन कॉल सेंटर के नाम से बहुत सारे लोग मिसलीड भी होते हैं। राइट। क्योंकि उन्हें लगता है कॉल सेंटर में पता नहीं क्या होता है, सिर्फ क्या कॉलिंग करनी है, कुछ बेचते रहना है, यू नो। बट एक्चुअल उसका नाम है ट्रेड का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जिसमें अगर आप आज अपने किसी मशीन कोई खराब हुआ है आपके घर में और आप फॉर एग्जांपल वर्लपूल की मशीन खराब हुई है और आप दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं, कस्टमर केयर लिखा होता है ना ऊपर, कस्टमर केयर में कॉल करिए जी। तो जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो सामने से एक व्यक्ति आपको मदद करता है, आपके प्रश्नों के जवाब देता है और या आपकी मुश्किल को रिकॉर्ड करता है और वहां इंजीनियर भेजता है। दैट इज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। राइट। ओके। आप एक होटल की रिजर्वेशंस में कॉल करते हैं और अपने लिए रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्वेशन से इंक्वायरी कर रहे हैं और बुकिंग कर रहे हैं या कोई कंप्लेंट्स दर्ज कर रहे हैं, जो आपकी वहां पे कंप्लेंट्स ले रहा है, बुकिंग ले रहा है, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। इनफैक्ट आपको ये नहीं पता है जब आप बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति ब्लाइंड है, वो व्यक्ति साइटेड है, उसमें कोई डिसेबिलिटी है, आपको क्या मालूम, आप तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत सारा स्कोप है, केवल आपको बातचीत करने का ढंग आना चाहिए। और ऑफ कोर्स अंग्रेजी आती है तो बेहतर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि फिर आप इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे भी जा सकते हैं। लेकिन आजकल तो रीजनल भाषा में भी बहुत सारा कस्टमर केयर यूनिट्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उड़ीसा में किसी का मशीन खराब हुआ है और वो कस्टमर केयर में कॉल कर रहा है तो वो सामने से उड़िया में बात करते हैं, तो एक उड़िया स्पीकिंग पर्सन इन उड़ीसा कैन डेफिनेटली गो टू वर्क इन कस्टमर केयर। आपके पास कौन सी कंपनी का है? तो वी आर राइट नाउ, हम तो ट्रेन करते हैं लड़कियों को ताकि वो अलग अलग कॉल सेंटर्स में जाके या कस्टमर केयर में जाके काम करें, पर हमारे यहाँ भी अब हम ये फंक्शन शुरू कर रहे हैं ताकि जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं इनिशियली, उनको हम खुद ही यहाँ पे प्लेनरी इंटर्नशिप देने की कोशिश कर लें। तो करियर मीडिया आपने नाम सुना होगा, कैरियर जिनके कीज, तो उनके प्रोसेसेस हम ट्रेन कर रहे हैं लड़कियों को। और डिस्कवरिंग हैंड्स, जिसपे हम नेक्स्ट आएंगे अभी, जो हमारा ही प्रोसेस है डिस्कवरिंग हैंड्स, जो कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का प्रोग्राम है, उसमें अब लड़कियां बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम करती हैं। तो उसके जो फॉलो अप है वो डिस्कवरिंग हैंड्स, इनफैक्ट पूरा इंटरनेशनल हम धीरे धीरे खुद अडॉप्ट कर लेंगे। उसका CRM हमारे पास है और हम उसकी कॉलिंग यहीं से कराते हैं। ये जो CRM है, ये आपका इंडिविजुअल है नैब का, जहाँ आप टाई अप कर रही हैं? फिलहाल CRM अब नैब ने अपना बनाया है DH के लिए, डिस्कवरिंग हैंड्स के लिए। तो हैव यू स्टार्टेड प्लेसमेंट्स देयर? We are now taking up from January. We will be taking up girls. अभी Only trials your own students? You are taking from outside as well? Right now we have started a trial with our own students because हमारी लड़कियां हैं trained, तो हम उन्हीं को डाल रहे हैं। लेकिन once we start professionally this whole training, तो हम बाहर के भी लोगों को लेने के लिए ओपन हो जाए। इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड 3-4 सवाल हैं। A,
क्या ये फिजिकल ट्रेनिंग ही आप देती हैं या ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं? बी, इसकी ड्यूरेशन क्या है? सी, ये कोर्स कब ओपन होता है? ये फिलहाल फिजिकल है, लेकिन ये ऑनलाइन हो जाएगा जनवरी या फरवरी से, और इसको हम जितनी भी हेल्पलाइंस हैं उस पर पॉपुलर कर देंगे। लाइक आईवे की है या हमारी वाणी है, वी विल लेट पीपल नो। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी जाती है बातचीत, हम रेडियो उड़ान को भी जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी फिलहाल एवरी 4th मंथ हम एडमिशन्स लेते हैं, तो जनवरी से आप हर 4 महीने को काउंट करेंगे। जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4th मंथ अप्रैल आता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड देन अगस्त। तो ऐसे हर 4 महीने में हम एडमिशन लेते हैं। साल में 3 बैचेस। सर्टिफाइड है ये भी? ये सर्टिफाइड। तो ये सब आप सबको हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं, राइट? हर कोर्स के लिए या डे स्कॉलर तो आ ही सकते हैं जो चाहे? बिल्कुल, ट्रेनीज को हॉस्टल मिलता है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के बाद हम जैसे काम करने लगते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप ब्लाइंड बेक में काम कर रहे हैं और मैंने आपको किसी और जगह ब्लाइंड बेक खोल के दिया है या लगाया है, तो फिर उसमें आपको बाहर अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज आप ट्रेनी नहीं रहते हैं ना, आप सैलरी पे चले जाते। तो फिर ट्रेनी जब तक रहेंगे हम हॉस्टल देते हैं। उसके बाद आप हॉस्टल्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में रहती हैं लड़कियां, पीजी अकोमोडेशन, पर उस सब में हम सपोर्ट सिस्टम देते हैं। हम खुद जाके। कितने बच्चे लेते हैं बैच में आप? ब्लाइंड बेक नहीं कस्टमर केयर ऑलमोस्ट 8 से 10 हर बैच में। 8 से 10। अच्छा, आपका कमाल ये है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक चीज मैं लिसनर्स को और बताऊं कि इनका इतना जबरदस्त सिस्टम है, इनको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनके बैक एंड पे ही बच्चे रहते हैं, लिस्टें तैयार रहती हैं कि हमने नेक्स्ट में आना है, हमने नेक्स्ट में आना है। बिल्कुल सही। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस वन? दानिश, ये तो ग्रेस है बहुत, आई थिंक प्यार है पूरी कंट्री का, विश्वास है हम पे ब्लाइंड गर्ल्स का, जो जाती हैं यहाँ से काम करके और फिर अपने पीछे लोगों को बताती हैं कि यहाँ एडमिशन्स लीजिए। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आज कोई फोन आया हमें कि मैम मुझे कुछ कोर्स करना है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट बैच की वेटिंग में डाल देते हैं ना, कि अच्छा ठीक है, ये वाला बैच 2 महीने में ओपन होगा या 1 महीने में ओपन हो जाएगा, यू कैन वेट टिल देन। तो ऐसे वेटिंग लिस्ट एक प्रिपेयर हो जाती है अगले बैच के लिए, फिर उसके अगले बैच के लिए। सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड लोग फोन करते हैं, तो हमारी एडमिशन मोबिलाइजेशन इंचार्ज है एक अजंता पोखरेल, अगर आपने नाम सुना है। अजंता पोखरेल को बहुत लोग ब्लाइंड वर्ल्ड में जानते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, सक्रिय और बहुत काइंड वुमन है। उन्होंने अभी अपने बच्चे पैदा नहीं किए हैं और अपने घर में भी जगह दे देती हैं जब हमारे पास हॉस्टल में जगह नहीं मिलती 2-3 दिन बच्चों को, या चाहे थोड़े दिन रह लो। सो आई नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन। एंड वो मोबिलाइजेशन इंचार्ज है, लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को फोन करते रहते हैं, हम स्कूल्स को फोन करते रहते हैं जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं अलग अलग राज्यों में, कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं और आप अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो टाइम वेस्ट ना करें और 12th के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन लड़कों के साथ क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये बात सही है। सारे कोर्सेज में लड़कियों, भाई हम भी कुकिंग कर सकते हैं, हम भी कस्टमर केयर वाले तो बन ही सकते हैं। दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुकिंग के लिए तो हम अपने बैच में एक लड़का ले लेते हैं साथ में। सही कह रही हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज कि हमने, कुछ लोगों को याद होगा जो सुन रहे होंगे, कि कुछ साल पहले मैं बहुत लाउडली ये मुहिम चला रही थी कि शादी क्यों नहीं करते हो ब्लाइंड लड़कियों से, ब्लाइंड लड़के, और क्यों तुम साइटेड लड़कियों के पीछे भागते हो, क्यों नहीं ब्लाइंड लड़कियों से शादी करते हो, वो घर चला लेती हैं और तुम साथ चलाओ, तुम दोनों अगर साथ काम कर रहे हो बाहर जाके तो साथ सीखो काम करना। एंड आई मस्ट से द ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस फील्ड इज अनपैरेलल्ड। वी गेट सो मेनी एप्लीकेशंस फ्रॉम ब्लाइंड बॉयज हु आर रेडी टू मैरी ब्लाइंड गर्ल्स। पहले तो फोन करेंगे, हमें शादी करनी है, लड़की बताओ, और फिर अगर हम मिलवा देते हैं या कुछ सेटअप हो जाता है तो ब्लाइंड लड़के भी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम सिखाइए किचन। आई एम सो हैप्पी टू से दैट। ये नंबर बहुत कम है, ठीक है, दिस नंबर शुड मल्टीप्लाई। जितनी डिमांड होगी तो मे बी मैं एक कोर्स ही पूरा चालू कर दूंगी, ब्लाइंड बॉयज के लिए भी, कैफे एंड बेकरी का, व्हाई नॉट। बिल्कुल। लेकिन ये डिमांड अभी इतनी आई नहीं है, शायद अभी भी ब्लाइंड बॉयज को लगता है कि हम कैसे खाना बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे बॉयज आकर अब सीखने की कोशिश करते हैं। और हमारे बहुत सारों को जानता हूँ, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ब्लाइंड को। में एक ब्लाइंड लड़का होता है जो इसको सिर्फ रोटी सीखनी है। उनको भी हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे पास एक और हॉस्टल है ईस्ट दिल्ली में, वहां पे 8 सीटर हॉस्टल है वो बॉयज के लिए। एक्चुअली वो हॉस्टल जो है, वहां हम एक और कोर्स चलाते हैं पैकेजिंग का,
और पैकेजिंग में हम बहुत बॉयज लेते हैं, बिकॉज पैकेजिंग में बहुत जॉब्स मिलती है। मतलब Okay. लाइक पैकेजिंग में से तो 70-80% सब प्लेस हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो इसका भी बता ही दो थोड़ा सा, कैसे लोग तो रीच दो आउट ढाई कर महीने का कोर्स होता है सिर्फ, सकते? और उसमें भी भारत के कोने कोने से लड़के आकर सीखते हैं पैकेजिंग। फैक्ट्रीज से हम फैक्ट्रीज को जाके जॉब मैपिंग करते रहते हैं, नई फैक्ट्रीज में भी, जहाँ गारमेंट्स बनते हैं या ऑटोमोटिव पार्ट्स बनते हैं, स्विच बोर्ड्स बनते हैं ना, जहाँ भी असेंबली लाइन्स हैं। और जो एकदम अनएजुकेटेड है लड़के या लड़कियां, ब्लाइंड लोग, वो ऑफ कोर्स वो नहीं सोच पाते हैं कि हम कब पढ़ेंगे और कब हम आगे जाकर पढ़ाई वाले काम करेंगे। तो अगर उन्हें जरूरत है काम करके पैसे कमाने की, तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको पैकेजिंग सिखाई जाती है या बटनिंग सिखाई जाती है, जो भी फैक्ट्रीज में काम चाहिए। कोई कॉमन नंबर है नैप का जहाँ पे जिसको जिस तरह की बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है आपसे बात कर सकें? मैं आपको नंबर दूंगी शो के एंड में, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर तो मेरे उस पास पे आप बहुत कॉल्स आते हैं ऐसे। कैन इमेजिन, इनफैक्ट हमने अभी सिस्टम शुरू किया है कि हमारे लैंडलाइन पे अब 30 लाइंस हैं, तो कोई ना कोई जरूर रिसीव करेगा, और अगर रिसीव नहीं किया तो आपको IVR से एक मैसेज आ जाएगा कि हम आपको वापस कॉल करें। तो ये एडमिशन्स के लिए ही हम ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत क्वेरीज आती हैं हमारे पास सारा साल। जो आप कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है। बिफोर आई गेट बैक टू डिस्कवरिंग हैंड्स, आपने एक और बर्निंग इशू शुरू कर दिया। बात ये है कि जैसे जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इतने सवाल आ जाते हैं और इतने इश्यूज है इस कम्युनिटी के, तो हम चाहे तो घंटों इन पे बात कर सकते हैं, लेकिन वही समय सीमा भी है और लोगों का भी ध्यान रखना है कि इतना लंबा पॉडकास्ट वो कई बार नहीं सुनते और बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं उस चक्कर में वो। जैसे अपने मैरिज का कहा, तो ये अभी सुन के ना आपको कॉल आने शुरू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आते हैं भाई, अब तो पूरा एक मैट्रिमोनियल एक तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने ऑफिशियली बना दिया है ये मैट्रिमोनी का भी? क्योंकि वेबसाइट पे भी मैं पढ़ रहा था, यू सपोर्ट मैट्रिमोनी, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। I'll tell you what, Danish, how we started is के मेरे पास बहुत सारी ऑर्फन लड़कियां भी होती एंड मैं किसी स्टिग्मा से नहीं कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के माता पिता हैं कि नहीं है। मेरा हमने लड़कियों को पैरों पे खड़े करना है। बहुत बार लड़कियां अपने घरों से लड़के भी आती हैं, बहुत ब्लाइंड लड़कियों को अपने घरों से लड़ के आना पड़ता है, क्योंकि घर वाले उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते। तो हालांकि हम समझाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन अगर पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं तो फिर जब लड़कियां पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, ये कंडीशन है शादी में मदद करने की, कि आप पहले पैरों पे खड़ी होंगी फाइनेंशियली, फिर हम आपको शादी में भी मदद करेंगे। लड़का ढूंढ लीजिए, या फिर हमारे पास लड़कों फोन करने लगे, अब बहुत लोग करने लगे कि हमें पार्टनर चाहिए, तो हम मिलवाने की भी कोशिश कर देते हैं। फिलहाल हम अपने ही स्टूडेंट्स में से कराते हैं, क्योंकि हम उन लड़कियों को जान जाते हैं 3-4 महीने में। एक बिल्कुल अनजान लड़की और अनजान लड़के की शादी कराने की करेज भाई मुझ में नहीं है फिलहाल के लिए, बिकॉज कोई पता नहीं होता आजकल, आप किसके लिए कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके लिए हम जरूर ढूंढते हैं मैचेस, और अगर अच्छे मिले तो हम उनकी तो शादी इसी तरह आप लड़कों को भी जिनको जानती हैं तो उन्हीं का ही आप लेती होंगी रेफरेंस? लड़के तो अनजान भी कॉल करते हैं, और हम लड़कियों को बोलते हैं थोड़े दिन बात करिए। हम लड़कों को बुलाते हैं या उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ मैंने बहुत सारे अनजान लड़कों से अपने यहाँ की लड़कियों की शादियां कराई हैं, और अभी तक तो अच्छी चल रही हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन एक मैंने बात 12-13 लोगों की शादियां करवाई हैं, और जो आप कह रही हैं दिस इज वेरी राइट, कि वो तो मेरे को जानते थे सारे और इजीली मैंने करवा दिया। अब इतने फोन आते हैं लेकिन वो अननोन होते हैं, तो आई एम नॉट इन अ कैपेसिटी टू टेक रिस्क कि कल को मुझे कुछ बोले, क्योंकि मैं नहीं जानता उनकी फैमिली का क्या सिस्टम है, कि क्या चलता है, तो कैसे मैं किसी को बोल दूं गारंटी लेके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमने यहाँ से कुछ 15 शादियां कराई होंगी, उसमें से एक ये शादी अच्छी नहीं गुजरी। मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? ये एक लड़की थी, अभी यंग थी बहुत, और ये कैफे की लड़की थी हमारी, एंड शी वाज सुपर, बहुत अच्छी थी। मतलब हमारे कैफे की शुरुआत आप कह सकते हैं इस बच्ची से हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी। और वो ऑर्फन बच्ची थी, ऑर्फनेज में पली थी। तो क्या होता है, ऑर्फनेज में पली बच्चियों को ज्यादा अट्रैक्शन होती है, मुझे फैमिली मिल जाए, मुझे घर बनाना है, बसाना है। मैं समझती हूँ, बड़ी यंग थी, तो अब किसी लड़के से उसकी बातचीत होने लग गई फोन पर। अब देखिए क्या, उसने कहा मुझे इससे शादी करनी है, एंड हम इतने रेडी नहीं थे, बिकॉज हम उनको नहीं जानते थे बिल्कुल। अच्छा, जितना मैंने उसके बारे में पूछताछ कराई, मुझे पता लगा ब्लाइंड लड़का कि पीता है बहुत,
लेकिन पी के छोड़ा है उसने, मतलब he has left alcoholism but he was an alcoholic. I was not very happy, Danish, that you know alcoholics के बारे में मैं जानती हूँ अच्छे से कि पूरी तरह से छोड़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है, वापस आ जाते हैं उसके ऊपर। तो एंड वो शहर भी दिल्ली नहीं है, दिल्ली के बाहर का लड़का था, तो मुझे लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे जाकर चेक रखूंगी और बार बार जाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मेरी वो लेडी डॉन वाली इमेज को मैं बरकरार भी रखना चाहती हूँ। लगे डर प्लीज कि मेरी लड़कियों से शादी करेंगे तो उनका शोषण नहीं कर सकते, ये मैं मुंह पे बोलती हूँ सबको कि ऐसा मत सोचना कि इस बेटी के माँ बाप नहीं है, इसका तो पूरा घर है और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और जरा सा चोट लगे और जरा सी प्रॉब्लम आए तो मैं तो खड़ी हो जाऊं। तो ये डर जरूरी है भाई, बट इस बिटिया के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत परेशान भी हो जाती है क्योंकि वो लड़का अभी भी अल्कोहलिज्म पे वापस लौट जाता है और उसके घर में बहुत सारे कलेश हो जाते हैं। हम बार बार डरा देते हैं फोन करके या बुला लेते हैं, लड़की को बहुत बार कहते हैं नहीं रहना है तो वापस आ जाओ, लेकिन किसी का घर तोड़ने में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी रियली वॉन्ट होम्स टू बी मेड, वी अंडरस्टैंड मैरिजेस आर नॉट ईजी टू मेंटेन, लेकिन अब देखिए ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ बिना सेटिस्फाई हुए कैसे मैं शादी करा दूं। तो अगर कोई रिश्ता आता है तो बहुत पूछताछ कराते हैं, बहुत वेरिफिकेशन कराते हैं और लड़की को जानते हैं, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है तो फिर हम मदद करते हैं कि वो शादी करे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। राइट। कुछ लड़कियों में तो मैं बहुत हैरान हूँ कि एक लड़की बहुत मुश्किल केस थी, उसके माँ बाप बिल्कुल मदद नहीं कर रहे थे और लड़के ने बहुत हिम्मत दिखाई और शादी किया। उसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसका बच्चा था एंड द गाय मैरिड हर एंड दे वेरी हैप्पी। एंड देयर वाज अ गर्ल जिसके पेरेंट्स बिल्कुल मदद नहीं कर रहे थे, अनदर गाय हु वाज प्लेस्ड इन गवर्नमेंट एंड बड़ी उम्र हो गई थी लड़की की, शी वाज इन हर 40s एंड ही सेड आई वांट अ सिंपल गर्ल। वो इतनी होशियार नहीं थी पर खाना बनाने में बहुत अच्छी थी एंड ही सेड मुझे यही स्किल चाहिए सिर्फ, एंड दे वेरी हैप्पी। I am very pleased and happy to say that there are wonderful men in the field who respect their women, who are very good partners. एक पर्सनल सवाल पूछ लूं आपसे, इजाजत हो तो। You get married quite late. Very late. तो कैसे ये इतनी लेट क्यों? मतलब बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है कि अभी मेरे से पूछते हैं यार, मैं कहा मेरे को कैसे पता होगा कि हमने इतनी लेट शादी क्यों की? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, और व्हाट डिड यू मिस नाउ यू फाउंड कि यार मुझे पहले करनी चाहिए थी? आर यू हैप्पी विद द डिसीजन यू मेड नाउ? आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन दैट आई गॉट मैरिड लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो लोग भी सेंटर से निकली हैं लड़कियां अगर सुन रही हैं, उनको सबको पता है कि सेंटर को खड़ा करना आसान काम नहीं था दानिश। बहुत सारा काम था और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। मैं 12 से 14 घंटे काम करती थी। यहाँ तक लाने में सेंटर को बहुत वक्त, बहुत मेहनत लगी है। ये जरूर है कि मैं अकेली भी थी, हालांकि मेरी टीम बहुत अमेजिंग है मेरे साथ, लेकिन आप जो भी कह लीजिए इमोशनली आप अकेले हो जाते हैं और ये काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम। तो लेकिन जब मेरे को वक्त ही नहीं था तो कोई फायदा ही नहीं था शादी करने का, बिकॉज मैं पार्टनर को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकती थी। दूसरा, मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज में कहा कि मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी अपने पर्सनल बच्चे पैदा करने में। हमेशा से मुझे पता था, ये बात क्लैरिटी थी कि नहीं, मुझे इसी कॉज के लिए काम करना है। और मैं 24 ईयर्स की थी जब मैंने वॉलंटरी वर्क ज्वाइन किया था आर.के.पुरम में, और इतने सारे बच्चे मेंटोर करने शुरू किए थे, पालने शुरू किए थे। फिर ये सेंटर खोला, आई वाज 29 एंड अगेन सो मेनी गर्ल्स। तो मुझे वो डिससैटिस्फैक्शन तो कभी थी ही नहीं। मैं कभी नहीं मिस करती थी टू हैव माय ओन चिल्ड्रन एंड आई डिड नॉट वांट टू हैव एनी, बिकॉज आई वांटेड टू गिव most of my energy and time to this place and these children. I was very clear. So in my young age, I didn't want to get married because, it was not easy to find a guy who will not want to have children. Also, I didn't have time to give to my partner. But now I started feeling maybe a need to, have somebody along when I was in my mid-40s, and I felt now I'm a little ready. I have time. And I got a partner. I must tell people. Is it a love marriage? Well, I met him on internet and we really liked each other and we got married. So you can say love arranged, whatever.
बट आई मस्ट से दैट, और मेरे बाद मेरी बहुत सिंगल दोस्तों ने शादियां की हैं एट दिस एज, सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल नाउ इन लाइफ इफ यू आर बिल्कुल नहीं, क्लियर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस. If you are clear, you will get your partners at any age. But your clarity is very important. What are you ready to give to the relationship? So don't give up. Were I you always say, distracted from your work after marriage? no. My husband helps me so much in my work. He used to work in Dubai, but in COVID times he was here. He came here and then he could not go back because वो उनके father की death हो गई थी January 20 में, और March 20 में लग गया lockdown. So he could not go back. And he was here, and that's when he started giving me ideas कि entrepreneurship शुरू करिए, आप परेशान हो रहे हैं. तब फंड्स भी नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ कोविड में, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को बंद हो गई, तो तब हमने ये नए थॉट्स सब शुरू किए. और ही इज द वन हु इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मोस्ट ट्रेनिंग्स एंटरप्राइजेस इन दिस सेंटर, आई मस्ट से. ये ब्लाइंड तो इतने काम के बीच में आई एम श्योर की टीम होती है आपके पास, लोगों को भी लगता है, लेकिन मुझे पता है कि टीम होती है वो ठीक है, लेकिन हर टीम में आपका एक फाइनल वर्डिक्ट आता है, हर चीज को आपने ऑब्जर्व करना है, बड़ी मीटिंग्स लेनी है. तो वर यू एबल टू गिव टाइम टू योर पार्टनर? I am. As I said, he helps me a lot in my own work. मुझे रात को कभी कभी 10-10 भी बजते हैं यहाँ ऑफिस में, but he really helps. He's a very supportive guy in the work. उनका mindset भी almost अब social work की तरफ है. ये पूरा CRM, मेरा दिमाग IT की तरफ नहीं चलता था, पर ये CCE को भी enterprise बनाने के लिए he was the one who has put his mind into the. He's an IT consultant, so he's helping us to make the CRM and everything. और कुछ दिन वो यहाँ होते हैं सेंटर में, टाइम देते हैं हमें. किसी दिन आप दोनों से पॉडकास्ट करते हैं एक बढ़िया सा. I'll be very happy. I always keep saying Blind Bake is his brainchild. I don't want to take the credit away. It is totally Sandeep Sodhi's brainchild. तो आपने मुझे पहले बोला था तो हम इकट्ठा करते हैं और मजा आता है. तो We'll आपसे do तो it. मजा आता है. अभी वो बिजी हैं, कुछ हमारा चलिए, जो Blind Bake ताज में खुल रहा है उसके लिए कुछ थोड़े से सपोर्ट सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं. डिस्कवरिंग हैंड्स के बारे में बताएं. ये काफी फेमस हुआ है और इसमें आप बता रही हैं काफी प्लेसमेंट्स भी आ रही हैं. तो ये भी आपने बताया सर्टिफाइड है, राइट? बिल्कुल, अब हो रहा है, इस साल गया हुआ है सर्टिफिकेशन के लिए. तो लड़कियों में क्या इंटरेस्ट है? क्या इसके लिए अलग से किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? So Danish Discovering Hands is a very specialized course, and I'm so thankful to Dr. Frank Hoffman in Germany जिन्होंने ये सोचा. Imagine वो कैंसर जो साइटेड डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ट्रेन्ड डॉक्टर्स फर्स्ट स्टेज का कैंसर नहीं निकाल सकते एक वुमन की ब्रेस्ट में ढूंढ के, वो ब्लाइंड लड़कियां निकाल सकती हैं, केवल क्योंकि उनकी जो टैक्टाइल सेंस है वो बहुत सेंसिटाइज्ड है. तो 0.5 सेंटीमीटर कितना होता है, एक पेन का पिछला हिस्सा, 0.5 सेंटीमीटर का कैंसर ब्रेस्ट में से ढूंढ के निकालती हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है. और अगर फर्स्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर आप ढूंढ लेते हैं तो आपकी जान पे नहीं आती है, आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं, और शायद सर्जरीज भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं. तो ये तो इतनी अमेजिंग बात है कि उन्होंने ये यूएसपी निकाला ब्लाइंडनेस का, कि आपको जितना, मतलब अगर आपको दिखेगा नहीं तो आपकी टैक्टाइल सेंस जो है वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे. तो यस, इस कोर्स में एडमिशंस होती हैं केवल साल में एक बार, और 8 सीटें होती हैं. कोर्स बहुत महंगा है, हम पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम फंडिंग जनरेट करते हैं हर कोर्स के लिए जनरेट. लेकिन इस कोर्स में हर बच्चे पे हम 2.5 लाख रुपए खर्चते हैं. जैसे एक नर्सिंग का कोर्स होता है, एग्जैक्टली उतना ही इंटेंसिव कोर्स है, क्योंकि ब्लाइंड लोग, ब्लाइंड बच्चियां साइंस नहीं पढ़ती हैं स्कूलों में, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है उनको वो वाले बेसिक्स भी सिखाने के लिए, बिकॉज पूरी तरह एनाटॉमी बेस्ड कोर्स है. ड्यूरेशन क्या है इसकी? ड्यूरेशन है 6 महीने तो कोर्स है, ट्रेनिंग है, और उसके बाद 3 महीने की इंटर्नशिप, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी. हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है. कब ऑन होता है ये कोर्स? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर अगस्त में एप्लीकेशंस निकलती हैं. इजीली मिल जाते हैं कैंडिडेट्स? शुरुआत में मुश्किल हुई थी, बिकॉज बच्चों को डर लगता था कोर्स में आने में, उन्हें समझ नहीं आती थी कि क्या है, इट्स अ मेडिकल बेस्ड कोर्स, और उन्हें डर लगता था इतना लंबा कोर्स है, और हमें भी बड़ी मुश्किल हुई, ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे. अब इमेजिन 4 महीने बाद बच्चा कह रहा है नहीं मुझे जाना है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इतना पैसा खर्च रहे हैं कोर्स के ऊपर, एंड यू हैव सच अ सेंस ऑफ लॉस.
लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसके ऊपर एक वो बना दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आप कोर्स को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और कोर्स के बाद भी 1 साल आपको वही काम करना जरूरी है, बिकॉज इस ट्रेनिंग को आप बर्बाद नहीं कर सकते। इतना पैसा जिस डोनर ने खर्चा होगा आपके ऊपर, व्हाई विल यू वेस्ट दैट मनी? राइट। तो माइंड मेकअप करके आइए। कितनी लड़कियां ट्रेन कर दी अभी तक आप? 18, 20। और हॉस्पिटल जो आपने बताया, आर दे रिसेप्टिव? नाउ दे आर। सी क्या हुआ था, पहले रिसर्च जो हुई थी वो केवल जर्मनी में हुई थी, जर्मनी में उसके जर्नल्स में छपा था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया उस तरफ यूरोप में उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी हो गई थी। लेकिन इंडिया में हम कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन सब लोग कहते थे कि आप पहले अपनी रिसर्च करिए, सारे डॉक्टर्स बोलते थे कि क्या इंडियन सिनेरियो में ये फिट होता है। तो उसकी रिसर्च हुई, फिर बाकायदा डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा ने की, जो एक सर्जन है ब्रेस्ट कैंसर के, और फिर वो छपी इस साल की शुरुआत में, जनवरी में छप गई थी रिसर्च जर्नल में, और उसके बाद एक्सेप्टेंस डेफिनेटली हाई हो गई। अब तो मेदांता में काम करती हैं, और फिर क्या हुआ था, हमने टाटा में भी इंटर्न्स लगाए थे अपने, मुंबई में, और उन्होंने साथ साथ अपनी भी कुछ रिसर्च की थी जब हमारी बच्चियां वहां पे इंटर्न्स थी, और वहां उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि ये वाकई जो उन्होंने आशा वर्कर्स ट्रेन की हुई थी, जो कम्युनिटीज में जा जाके ब्रेस्ट कैंसर के लिए चेकअप करती थी, उनसे तो ये बहुत बेहतर ढूंढ लेती थी। और उन्होंने हमें खुद बताया कि हमारे डॉक्टर्स ने 8 कैंसर्स मिस किए जो आपकी लड़कियों ने पकड़े। तो टाटा में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस हुई, फिर उन्होंने हमसे प्रपोजल मांगा, कोविड आ गया, कोविड वॉज अ बैड फेज, 1-1.5 साल का गैप आ गया था, हमने 1 साल ट्रेनिंग बैचेस नहीं लिए, और अब उनकी एथिकल कमेटी ने ओके कर दिया। अब सब टाटाज में जा रही हैं काम करने, टाटा वाराणसी में भी लड़कियां काम करती हैं, और कम्युनिटीज में जा जाकर चेकअप्स करती हैं। हमारे देश का एक मुहिम है सरकार का कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्लीस्ट डिटेक्शन हो जाए 100%, ताकि औरतें अपनी जान ना गंवाएं। सबसे ज्यादा डेथ्स ब्रेस्ट कैंसर से होती है इस देश में, और सबसे ज्यादा ब्लाइंड लड़कियां हमारे देश में। तो देखिए जरा ये कितनी विन विन सिचुएशन है कि ब्लाइंड लड़कियां भी इतनी सारी हैं, अवेलेबल हैं, और इतनी औरतें अपनी जान गंवा रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, क्योंकि वो लेट डिटेक्ट होता है। अर्ली डिटेक्शन में वो आती नहीं है, मैमोग्राफी की तरफ नहीं जाती, मैमोग्राफी महंगी लगती है, और मैमोग्राफी में जाना हर एक को डर लगता है, हर एक के पास है नहीं, गाँव में कहाँ है मैमोग्राफी। लेकिन एक ब्लाइंड लड़की आपके घर आकर आधा घंटा लगा के आपको चेक करके चली जाए ना, उसको मशीन चाहिए, इतनी प्रिवेसी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई मीन जस्ट इमेजिन। सो इट इज डेफिनेटली ये सारा जो सिस्टम है, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो अभी भी जो गवर्नमेंट वाला टाइप वो तो है ही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बीच लड़कियां ढूंढना ये कितना चैलेंजिंग है। और दूसरा, जितना सपोर्ट नैब करेगा, राइट, नैब का बड़ा नाम है, शालिनी खन्ना का एक बड़ा नाम है, आपके कॉन्टेक्ट्स है, ये ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो खुद जाए किसी हॉस्पिटल में तो उनको प्लेसमेंट मिल जाती है, या अभी आपको ही रोल अदा करना पड़ता है? अभी तो ये रोल हमें अदा करना पड़ता है। ऑल्सो क्या होता है, दानिश के इस काम में एक टेप्स चाहिए होती हैं, मेडिकल टेप्स, जिनके जरिए वो ह्यूमन ब्रेस्ट को 4 भाग में डिवाइड करती हैं। वो मेडिकेटेड टेप्स हैं, और वो टैक्टाइल टेप्स हैं, ब्रेल टेप्स हैं। वो टेप्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड बनती हैं। अभी तो फिलहाल हम जर्मनी से मंगाते हैं, लेकिन उनको हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और वो टेप्स तो हर लड़की को चाहिए होंगी हमसे। तो फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक कंपनी बना रहे हैं, ये लड़कियां उसके अंडर काम कर सकती हैं, और इनफैक्ट अगर जॉब नहीं भी मिल रही है कुछ टाइम के लिए तो भी ये कंपनी उन्हें सपोर्ट करेगी, तो डिस्कवरिंग हैंड्स करके। एंड फिलहाल के लिए सब उसके साथ ही संलग्न होती हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आके बता सकती हैं। ऑल्सो क्या होता है दानिश के, हर ब्लाइंड लड़की एक डॉक्टर के अंडर ही काम कर सकती है, क्योंकि जब उसे कैंसर मिल जाए तो उसके बाद क्या करेगी ना, तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा, और अगर नहीं मिला है तो भी डॉक्टर को बताती कि नहीं क्लियर है, तो डॉक्टर ही उनको अगला प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना। तो फिलहाल के लिए जब तक इसको पूरी तरह डॉक्टर्स भी ना समझ लें हमारी कंट्री में, तब तक उसे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। लेकिन अब ये जरूर है कि डॉक्टर्स एक्सेप्ट करने लगे हैं ट्राई आउट करने के लिए, दे वेरी हैप्पी कि हाँ लगाइए। लाइक सीके बिरला ने हमसे मांगी है तो हमने गर्ल्स दी हैं, टाटा मांग रहा है हम दे रहे हैं, मेदांता में गई। अब हम चाह रहे हैं कि हर राज्य में कम से कम इसकी जागरूकता फैले और हम लड़कियों को लगाएं, ताकि जिस राज्य से हम लड़कियां ले रहे हैं वो वहीं वापस चली जाएं। बिकॉज बाद में एक रिहाइश का एक बहुत बड़ा सवाल होता है
लड़कियों के रिहाइश लिए। का भी है, और फिर दूसरी चीज है कि सब कुछ दिल्ली सेंट्रिक हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑल्सो अपने परिवार से आप दूर हो जाती हैं, यू नो, कब तक आप अकेली ही परेशान होती रहेंगी। तो हम चाहते हैं लड़कियां वापस परिवारों में भी जाएं, और हर राज्य में उसका एक खोलने का पूरा एक हमारा प्लान है। हम चाहते हैं कि अब अगले साल के एंड तक, 24 के एंड तक, कम से कम भी नहीं तो 10 राज्यों में ये होना चाहिए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है कि भाई हमें भी ये ट्रेनिंग करवाएं, आप करवा रहे बहुत हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जी, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है दानिश, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का। बिल्कुल। अ, अभी जैसे हमने एनेबल को दे रखी है ट्रेनिंग बैंगलोर में, तो एक ही संस्था है और हम उसके साथ मॉनिटरिंग, हमारी कोशिश होती है कि हो जाए पूरी तरह से, यू नो, कि अभी क्या होता है, एग्जाम जो है वो भी वो जर्मनी के थ्रू लिया जाता है ऑनलाइन, हम्म, हम्म, और हमारी मास्टर ट्रेनर जाती हैं वहां पे, एग्जाम पे बैठती हैं और सब बच्चे तब क्लियर करते हैं, और सब बच्चे क्लियर भी नहीं करते हैं, कोई कोई रह भी जाता है, फिर उसको दोबारा मौका दिया जाता है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर लड़की ने थोड़ी सी क्वालिटी खोई तो किसी औरत का कैंसर नहीं ढूंढा, तो सोचिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। है ना। सो वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और अभी इसको स्किल काउंसिल अडॉप्ट कर भी लेगा, तो वो जो हमने बताया कि डिस्कवरिंग हैंड्स जो कंपनी होगी इंडिया में, असेसर वही रहेगी, ताकि उसकी असेसमेंट जो है वो होती रहे टाइम टू टाइम। बाय द वे, स्किल काउंसिल के साथ हर कोर्स में असेसमेंट हमेशा थर्ड पार्टी लेती है, हम्म, तीसरी पार्टी का कोई आएगा एग्जाम लेने के लिए, और तब सर्टिफिकेशन मिलती है। तो डीएच में भी ऐसे ही रहेगा, अभी भी जर्मनी के पार्टनर्स लगे रहेंगे साथ में, ताकि क्वालिटी पे कंट्रोल रहे। जब तक अभी जैसे 3-4 डॉक्टर्स हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल हमारे साथ चेक करते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आई एम श्योर अलग अलग राज्यों में वो, यू नो, थोड़ा सा फ्रीडम आ जाएगा। वो टाइबू वाला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था गवर्नमेंट वाला, उसके ऊपर भी बताएं। आर तो आर हम गर्ल्स रेडी टू बिकम एंटरप्रेन्योर गेट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब? नॉट येट। इनफैक्ट हमने खोए हैं बच्चे, मैंने कहा ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब की कॉल आ गई है, मुझे जाना है, और पूरी ट्रेनिंग का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन मैं उस पर भी कैसे सवाल कर सकती हूँ, गवर्नमेंट जॉब उनकी सिक्योरिटी है, और प्राइवेट जॉब्स शायद उतनी सिक्योर तो डेफिनेटली नहीं लग सकती, तो मैं रोक भी नहीं सकती हूँ, है ना। लेकिन ये मैंने जो कहा आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कोर्स पूरा करना है, उसके बाद 1 साल पूरा आप काम भी करेंगे, और फिर ठीक है, आप दूसरी ऑप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो हम नहीं रोक सकते। किसी को ग्रोथ से क्यों रोकेंगे हम, हमें खुशी है कि आप बेहतर ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। पर दुख बट लगता अब होगा ना, जैसे आप बोल रहे हो कि इतना पैसा लगता है, इतनी ट्रेनिंग, मैन पावर लगता है, और किसी ने 1 साल करके भी छोड़ दिया। अच्छा, बड़ा गुस्सा एक तो आता है ये दानिश। होता है कि चलो जी 1 साल के बाद उसको कुछ नहीं मिला, फिर ठीक है, लेकिन जो चलती चलाई जिसमें उसकी ग्रोथ भी हो रही है, फिर वो छोड़ दे, तो फिर एक दुख लगता है ना, सारी मैन पावर के बाद भी और पैसे बहुत के दुख बाद। लगता है। 4 महीने के बाद आप कोर्स ड्रॉप आउट करते हो, हमें तब गुस्सा आता है, क्योंकि मैं 4 महीने के बाद तो नहीं कोर्स में अब किसी और को ले सकती, सीटें बेकार चली जाती हैं, और मतलब वी ऑल फील सो फ्रस्ट्रेटेड विद दैट कि हमने वो नंबर भी कमिट कर रखा होता है ना डोनर को, कि हम 7 बच्चियों पे ये लगा रहे हैं पैसा। इमेजिन 2.5 लाख कम नहीं होता। इससे ज्यादा महंगा कोर्स मुझे नहीं लगता कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति इस वक्त कोई भी कोर्स कर रहा है हमारे देश में, और आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बन जाते हैं। बट वो जागरूकता और उतनी कमिटमेंट अभी 100% तो सब में है नहीं, लाइन फील्ड में भी। बट आई मस्ट से इट्स इम्प्रूविंग। अब की बार इस साल जो लड़कियां आई हैं बैच में, दे आर मच बेटर, और डीएच के बाद और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। नौकरी नहीं भी मिली इमीडिएटली हॉस्पिटल में अगर आपको, तो मेडिकल ओरिएंटेड कस्टमर केयर में मिल जाती है, यू नो। अब जैसे हम ही डीएच का सीसी खोल रहे हैं, उसमें मिल जाएगी कि आप कॉलिंग पे आ जाइए तब। राइट। और या फिर क्योंकि वो, अगर आप डीएच की किसी भी लड़की से मिलेंगे 6-7 महीने बाद, आप हैरान रह जाएंगे। वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्मार्ट होती है, किसी भी व्यक्ति को हैंडल कर सकती है। डीएच की लड़कियां अपने हाथ की उंगली के प्रेशर से कैंसर ढूंढती है ना, तो बाद में आप पेन रिलीविंग थेरेपीज पे भी जा सकते हैं, और या फिर आप बहुत अच्छे कंप्यूटर ट्रेंड होते हैं बाय द एंड ऑफ इट। अगर आपको शिफ्ट करके सीसी में जाना है मेडिकल की लाइन में, आप वहां भी जा सकते हैं। तो चलिए, वो ऑप्शन भी खुली हैं, बढ़िया। और अभी कर रहे हैं हमारे बच्चे ये सब काम। पिछले बैचेस में कुछ कुछ लड़कियां अब सीसी में काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल। एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, छोटा सा, बाप रे। तो जिसमें Interact. आप नहीं, सिंपल सा ही रहेगा, लेकिन अच्छा। आपको शॉर्ट में आंसर करना है। अगर अच्छा। 1 वर्ड 2 वर्ड हो तो ज्यादा बढ़िया है। Okay. 3 key challenges to run this center. Money, the right candidates, and 3 trained manpower. Center is important for Shalini Khanna or marriage.
Center, any day. What is the strength? The strength, I feel, is the inner voice. The sense of purpose is huge. One thing which frustrates you the lot. Lack of commitment in the beneficiaries. Which course is closer to your heart from these three we have discussed? 4. I have 4 to 5 courses. Packaging, spa, cafe bakery, CCE, DH. There are 5. I think closest to my heart is 2 हैं, cafe and discovering hands both. ज्यादा इंसेंसिटिव कौन है डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट को लेके, गवर्नमेंट और अवर ओन ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट अनअवेयर है, ऑर्गेनाइजेशंस इंसेंसिटिव तो नहीं है, नहीं इंसेंसिटिव तो नहीं है, लोग अनअवेयर है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आज की डेट में सबसे ज्यादा? हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन या लैक ऑफ जॉब्स ट्रेनिंग? ये मुश्किल सवाल है। आई फील क्वालिटेटिव एजुकेशन बेस बनाएगी एंड लैक ऑफ एंड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स उसको बहुत फोकस्ड कर देंगी। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस पर। ट्रू एंड फॉल्स, ग्राउंड लेवल पे बहुत चेंज हुआ है एक्सेसिबिलिटी को लेके। फॉल्स। सोशल स्टिग्मा काफी हद तक लोगों में कम हुआ है। फॉल्स। ब्लाइंड आर रेडी टू गेट मैरिड टू ब्लाइंड। ट्रू, इंक्रीजिंगली ट्रू। तो ये था रैपिड फायर, बहुत मजा आया और आपने ऑनेस्ट आंसर दिए। 1-2 जगह थोड़ी सी डिप्लोमेटिक हुई, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और प्लीज अपना नंबर शेयर कर दें, जो लैंडलाइन नंबर है, जिससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप तक पहुंच सके। और बिल्कुल मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कभी भी आपकी कोई भी डिटेल आती है, हमारा जो डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन वाला प्रोग्राम है, तो उसमें हम उसको पब्लिश करेंगे। तो जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो, यू आर सीरियसली डूइंग ग्रेट। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, आई एम नॉट फ्लैटरिंग। आप इसी तरह, मोर पावर टू यू। एंड मैं आपका शुरू से बड़ा फैन हूँ, तो कीप द गुड वर्क गोइंग। थैंक यू सो मच दानिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत गर्व की बात है जिस तरह से आप लोग रेडियो उड़ान उड़ाते हैं और चलाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को समझ आए कि किस तरह से आप लोगों ने इतना अच्छा एंटरप्राइज सस्टेन किया है। लैंडलाइन नंबर सेंटर के 011 लगाएंगे आप, और 41656266, और दूसरा नंबर है 26852589 एंड देयर इज अ मोबाइल नंबर ऑल्सो। ये नंबर जो मैं मोबाइल दे रही हूँ, ये दोपहर के 2 बजे के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगा। 9910986414 अजंता पोखरेल। तो क्या मैसेज रहेगा फाइनली आपका हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा आपके लिसनर्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि आने वाले वक्त में एंटरप्राइजेस ज्यादा कामयाब रहेंगे, जॉब्स कम होती जाएंगी। अपने माइंड को एंटरप्राइजेस के लिए तैयार करिए। एंटरप्राइज का मतलब होता है कि आप अकेले कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, आपके साथ 2-3 लोग आराम से लग जाएंगे। फायदा भी है उसमें और मुनाफा भी है उसमें, और जरूरी नहीं है कि सारी मुश्किलें पहले कदम पे खत्म हो जाए, लेकिन आप एक कदम उठाएंगे तो मुश्किलें अपने आप उन कदमों के नीचे ही जाएंगी। तो वो पहला कदम उठाना सब आपके हाथ में। कमिटमेंट से सीखिए। बिल्कुल। लेटली आई स्पोक टू वन गर्ल, शी इज वर्किंग विद MNC। तो मैंने उससे पूछा कि क्लैरिकल नहीं ट्राई कर रही, जॉब्स निकली हैं। शी सेड क्लैरिकल में तुम्हें पता है सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट की? मैंने बोला कितनी? 28-30 अराउंड। शी सेड एज ए फ्रेशर, मैं ये कस्टमर केयर का ही काम कर रही है, वो सॉल्व करती क्वेरीज। शी सेड आई एम अर्निंग 50,000 एज ए फ्रेशर, और उसके बाद आई एम गेटिंग द रिस्पेक्ट। मैं हर उनकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो शी सेड द जॉय इज एट द नेक्स्ट लेवल। And I frankly admit, since I also do a government job, I really miss these things. I can really imagine. Not only joy, वो जो एक एडवेंचर का जो सेंस है ना, कि कुछ नया करने की एक कोशिश, चलो कुछ नेक्स्ट करते हैं, वो जरूर मिसिंग रहती है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के सिस्टम के फिर गुलाम हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब्स, एंटरप्राइजेस आपको आपके होने की फ्रीडम देती हैं। They give you the freedom of existence, of thought, जो आप खो देते हैं आफ्टर सम टाइम। केवल सिक्योरिटी के लिए ना भागिए यदि वो आपकी अकेली नीड नहीं है। अगर आप एंटरप्राइजिंग है तो आप आगे आने वाले दौर में बहुत मौके हैं। इट्स अ वेरी गुड। इन सब के लिए एक ही चीज आपको करनी है, यू शुड हैव स्किल सेट।
और उस पर जरूर काम करें। हर बार मैं कहता हूँ अच्छी ट्रेनिंग्स ले, अच्छे सेंटर्स का हिस्सा बने। और फीमेल्स, आपके लिए ये शो स्पेशली मैंने किया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, तो यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज एंड ज्वाइन NAB Center for Blind Women Hostcast. Thank you so much, Shalini ma'am, for talking to Thank us. you, man. We love you all for what you are doing, and we love all the blind women who are listening to us. Thank you. तो आज हमने बात की शालिनी मैम से, जो स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की चेयरपर्सन है और डायरेक्टर है NAB Center for the Blind Women Hostcast। और कैसा लगा आपको शो, हमें जरूर बताइएगा, और इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की मदद हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, आपको इसकी नॉलेज मिल सके। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी से। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।